जय हिंद दोस्तों। चलिए कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, 22 तारीख को आपका पेपर है। चलिए फटाफट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, मलेशिया की राजधानी किसे कहते हैं? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। इसी प्रकार से अपने पड़ोसी देश जो हैं, जैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, चीन की राजधानी बीजिंग है, भूटान की राजधानी थिम्पू है और म्यांमार की राजधानी नेपायतोई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और कभी कभी जयवर्धने भी कहा जाता है। और बांग्लादेश जो है, जो भारत से सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश और है जिसे मालदीव कहते हैं, वहाँ की राजधानी माले है। तो ये कुछ देश महत्वपूर्ण हैं जो जिनकी राजधानी आपको पढ़ लेना है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। हरमनप्रीत किस खेल से संबंधित हैं? हरमनप्रीत ये क्रिकेट से संबंधित महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट से संबंधित हैं, भारत की खिलाड़ी हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। यही एक ऐसा खेल है जहां पर एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है। रग्बी फुटबॉल इसे कहते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है। यही दादा साहेब फाल्के, इनका पूरा नाम था हुंडी महाराज। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। भारत में फिल्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। फिल्मी दुनिया भारत में इन्हीं के द्वारा लाया गया। और पहली फिल्म जो भारत की बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उनमें इन्होंने खुद रोल किया था। तो कुल मिला करके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है। फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। एक ट्रॉफी पढ़ लेना है आपको, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट या फुटबॉल, जैसे डूरंड कप है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। तो इसी प्रकार से कुछ ट्रॉफियां भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। एक करंट क्वेश्चन है, देखेंगे 18 मार्च 2023 को अन्न श्री एक सम्मेलन हुआ है। अन्न श्री मोटे अनाज को कहा जाता है। मोटे अनाज, इसमें बाजरा आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, ये मोटे अनाज होते हैं। और इनमें फाइबर की मात्रा, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की मात्रा इसमें रिच होती है, अधिक होती है। इसलिए अब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस अन्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में इसका प्रचार किया जा रहा है कि भाई ये अन्न उगाया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते हैं। जो गेहूं चावल परंपरागत आप खाते चले आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो होती है लेकिन फाइबर कम होता है। तो फाइबर युक्त भोजन है ये, अन्न श्री कहा गया, मोटे अनाज। तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? अभी हाल ही में 18 मार्च 2023 को इसका एक सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए। ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो याद रखेंगे, अन्न श्री किसे कहा जाता है? मोटे अनाज को कहा जाता है। काली मृदा की प्रमुख फसल कौन सी है? काली मृदा भारत के कुछ राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती, जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, और दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रोहेलखंड एरिया में काली मृदा पाई जाती है। और ये काली मृदा मुख्य रूप से कपास के लिए है। कपास है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल कपास होता है, कपास के अलावा और भी फसलें होती हैं। गन्ना के लिए भी ये महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी भारत के पश्चिमी राज्यों में ज्यादा पाई जाती है। मक्का की पैदावार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? मक्का की पैदावार 2023 के अनुसार सर्वाधिक कर्नाटक में मक्का का पैदावार होता है।
अनाजों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे धान की पैदावार तो 2023 के आंकड़े बता रहे हैं कि धान की पैदावार सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुई है। गेहूं का उत्पादन कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक पैदावार पंजाब में होता है। गेहूं जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से होता है। गेहूं रबी की फसल है, मक्का जो है खरीफ की फसल है। शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन एक आश्रम है। ये कहाँ पर है? ये आपके स्वामी विवेकानंद से संबंधित शांति निकेतन स्थल है, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। वही स्वामी विवेकानंद जो शिकागो में हिंदू धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिए थे 1893 में, तो वही मतलब स्वामी विवेकानंद जिनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अयोध्या किस नदी के तट पर है? अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी, और वही अयोध्या जिसका पुराना नाम फैजाबाद था, सरयू नदी के तट पर है। यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर अभी हाल ही में नागर शैली में बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्री राम मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो आप बताएंगे अयोध्या में। उसी के बगल में बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद जो बाबर ने बनवाया था, और बाबरी मस्जिद को 1992 में धंसा दिया गया है, मतलब नष्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के श्री राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या में है। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी किस राज्य में है? पहाड़ियों से प्रश्न पूछा जा सकता है। सतपुड़ा पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में आता है सतपुड़ा पहाड़ी। और अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रृंखला, ये सब मध्य प्रदेश में है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर बनाता है, और ये एक ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ढेर सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप बताएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? अजमेर राजस्थान में है। राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर। और 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम वंश के संस्थापक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। इसका मतलब यह है कि ये एक वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको गिरा करके रातों रात इसे खड़ा कर दिया गया था। 2.5 दिन में ये कंप्लीट हो गया था, इसलिए इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ है? अजमेर में है। अगला प्रश्न है गोदान। ये किताब का नाम है गोदान। गोदान ग्रंथ है, एक प्रकार काव्य है समझिए। किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है प्रेमचंद की रचनाओं में से। औरों को आप जान लीजिए। एक गबन रचना है, एक मंत्र इनकी रचना है, मंत्र, नमक का दरोगा एक रचना है। बहुत ढेर सारे किताबों उन्होंने कहानियां लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े कवि, लेखक, उपन्यासकार थे। आप लोग के जो हाई स्कूल इंटर की किताबों में इनका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी की बात की जा रही है। तो पंजाब केसरी एक उपनाम दिया गया है लाला लाजपत राय को। इनको कहा गया है लाला लाजपत राय। ये पंजाब के रहने वाले थे, और लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे, गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल, ये त्रिकड़ी आप लोग पढ़े होंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लोगों को एक सामूहिक नाम लाल बाल पाल कहा गया है, और ये गरम दल के नेता थे। आपको पता है सूरत फूट 1907 में हुआ था। सूरत में एक सम्मेलन हुआ था, और उसमें मतलब ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे ये 2 गुटों में बढ़ गए थे, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल के ये प्रणेता थे मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और नरम दल के नेता में गांधी जी प्रमुख थे। तो इस प्रकार से कुछ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं।
आपके एग्जाम में जो अभी 22 तारीख को पेपर होने वाला है, इसमें 30 क्वेश्चन साइंस और जीएस मिला करके आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप लोग पेशेंस से पढ़िएगा। इसे अगला प्रश्न है, हड़प नीति किसने लाई थी? हड़प नीति का मतलब यह है राज्यों को हड़पना। यह अंग्रेजी शासनकाल में ऐसा हुआ। तो हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी एक अंग्रेज थे, इनके शासनकाल में लाया गया हड़प नीति। मतलब राज्यों को हड़प लेना है। जैसे झांसी को है, सतारा को है, महाराष्ट्र का सतारा है, झांसी है, ग्वालियर है। ये धीरे धीरे करके 1856-58 लगभग ये सन की बात है। उस समय ये छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया गया जाता था। तो हड़प नीति किसने लाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी आप बताएंगे। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे भारत में इन्होंने ही भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत की है। रेलवे इन्हीं के द्वारा लाया गया। 1853 में इन्हीं के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई। सबसे पहले रेलवे भारत में मुंबई में चला था। मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी तय करवाई गई थी। तो इस प्रकार से भारत में रेलवे की शुरुआत इन्हीं के द्वारा भी की गई थी। धावन सोडा, ये रसायन विज्ञान का प्रश्न है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कुछ सूत्र रासायनिक सोडा जैसे है, कुछ सूत्र आप लोग याद रखेंगे। जैसे नमक का सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है। इसमें से एक प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। तो रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसे कहते हैं। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। पित्त का मतलब बाइल होता है, बाइल रस होता है। शरीर में, हमारे शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, जिसके हम यकृत कहते हैं। और यकृत वही जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? यकृत है। और यकृत देखिए केवल पित्त ही नहीं, यकृत में अगर बात करें हम, तो यकृत बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे पाचन में, डाइजेशन में। यकृत में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया यकृत में ही कन्वर्ट होता है अमोनिया से। और इसके अलावा यकृत में बहुत से प्रोटीन होते हैं। तो यकृत में पित्त का भी निर्माण होता है। तो पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? तो गाल ब्लाडर होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। एक पित्त से पित्ताशय तक, मतलब यकृत से एक पित्ताशय तक एक नली जाती है, जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, उस डक्ट के माध्यम से पित्त यकृत में बनता है और स्टोर होता है पित्ताशय में। और पित्त का मुख्य काम ये होता है कि भोजन को आमाशय में सड़ने नहीं देता है। तो याद रखेंगे, पित्त का मुख्य रूप से काम क्या है? भोजन को सड़ने ना देना, मतलब बैक्टीरिया किलर होता है ये। और ये मतलब भोजन को सड़ने नहीं देता है, क्योंकि हमारे आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रुकता है और धीरे धीरे करके छोटी आंत में उतरता है और फिर उसका पाचन होता है। तो पित्त को, मतलब भोजन को सुरक्षित रखने का काम पित्त का काम होता है। और पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है। याद रखेंगे, पित्त में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। ये कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। अगला प्रश्न है, पेचिश रोग, डिसेंट्री कहते हैं। पेचिश रोग का कारण बताइए। तो पेचिश रोग मुख्य रूप से प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्रोटोजोआ एक कोष की जंतु होते हैं। आपको हम क्लास में बताए थे कि एक एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका एक प्रोटोजोआ होता है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, जिसकी वजह से पेचिश रोग होता है। डिसेंट्री कहते हैं। ये पेचिश रोग के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। प्रदूषित पानी वगैरह पीने से ये हो जाता है। अगला प्रश्न है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू जमीन के अंदर होता है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच होता है आलू, और सब्जियों का राजा कहलाते हैं। आलू के बिना सब्जी अधूरी सी होती है। तो इसलिए आलू अगर पूछा जाए कौन सा भाग इसका खाया जाता है, तो आलू भूमिगत तना होता है, इसे ट्यूबर कहते हैं। विज्ञान की भाषा में भूमिगत तना होता है, ट्यूबर कहते हैं। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध ये पहला ऐसा युद्ध है अंग्रेजों का। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, याद रखेंगे, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। यह एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों को ये विश्वास हो गया था कि हम भारत में राज्य कर सकते हैं।
तो ये एक ऐसा युद्ध था, निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया भारत में राज करने के लिए, यहाँ के लोगों में अपना अधिकार जमाने के लिए उनका ये मतलब हौसला बढ़ गया था। इसके बाद एक युद्ध और हुआ था जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर भी पश्चिम बंगाल में है और प्लासी भी पश्चिम बंगाल में है। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध अंग्रेज जीते थे और भारत के कुछ बंगाल के कुछ शासक थे जो गद्दारी किए हैं, इसकी वजह से ये युद्ध हम हारे हैं। नए सिराजुद्दौला बंगाल के नवाबों में सबसे महान नवाब थे जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल में एक घटना घटी थी, आप लोग पढ़े होंगे, काल कोठरी की घटना जिसे कहते हैं, जिसमें 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए थे और सुबह तक में उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे और 123 लोगों की एकदम घुटने से मौत हो गई थी। तो पूरी अंग्रेजी सरकार इनसे हिल गई थी। लेकिन बात यही है ना कि अगर घर में ही भेदिया हो तो हम कैसे मतलब जीत सकते हैं युद्ध को। तो इसी प्रकार से इनके साथ छलावा हुआ, इनके खुद सेनापति जो थे इनका साथ छोड़ दिए थे, इसलिए हम यह युद्ध हार गए थे और भारत में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो गई थी। आगे देखेंगे सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है। 5 महान झीलों के क्रम में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। 5 ग्रेट लेक्स इन द वर्ल्ड, संसार की 5 महान झीलें जो हैं उसमें से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील होती है। और इसके बाद मिशिगन झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है और ह्यूरन झील है। 4 झीलें और हैं, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और इरी और सुपीरियर। ये 5 महान झीलें अमेरिका में पाई जाती हैं, उत्तरी अमेरिका में। तो याद रखेंगे मीठे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ज्वालामुखी में कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और एक मृत ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जमीन के अंदर से गैसी मतलब गैस के रूप में कुछ लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, क्योंकि जमीन के अंदर जो है टेम्परेचर अधिक है। तो ज्वालामुखी में कौन सी गैस निकलती है? तो मुख्य रूप से इसमें निकलती है जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प। आप लोग याद रखेंगे और नोट करेंगे, जलवाष्प ज्वालामुखी से मुख्य रूप से गैस निकलती है। अगला प्रश्न है खुरपका और मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग ये पशुओं में होता है, इसे एंथ्रेक्स कहते हैं। इस रोग का दूसरा नाम है एंथ्रेक्स, साइंस के भाषा में इसे एंथ्रेक्स कहा जाता है और ये जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरियो से होने वाला रोग है। ये पशुओं में मुख्य रूप से देखा जाता है। अगला प्रश्न है यूएनओ। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताओगे न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का मुखिया जिसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। इसके सदस्य देश 193 एट द प्रेजेंट टाइम है। आप लोग पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है ध्वनि किसमें गति नहीं करती? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्वनि की बात हो रही है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती, मतलब ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं पर माध्यम नहीं है तो ध्वनि, हमारे पास में अगर कोई व्यक्ति है, यदि इस वायु ना होती तो हमारी आवाज़ उसके तक ना पहुंचती और वो हमारी आवाज़ ना सुन पाता। तो ध्वनि के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। निर्वात में मतलब जहाँ पर कुछ ना हो, शून्य हो, तो वहाँ पर ध्वनि गति नहीं करती है। तो इसमें प्रश्न यही पूछा गया है, ध्वनि किसमें गति नहीं करती? तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर पाती है। और वायु में ध्वनि की गति सबसे कम होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। फिर से सुनेंगे, 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वायु में ध्वनि गति करती है। और सबसे अधिक ध्वनि की गति ठोस में होती है, वो भी धातुओं में होती है। याद रखें, लगभग 5000 किलोमीटर प्लस के प्रति सेकंड की स्पीड से ये धातुओं में ध्वनि गति करती है। सबसे कम किसमें? वायु में।
अगला प्रश्न देखेंगे, 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुसूची में है? तो आप बताएंगे हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, तिरंगा कब फहराया गया था? हमारा तिरंगा झंडा कब पहली बार फहराया गया था, कब अपनाया गया था, सॉरी यह कब पूछा गया, कब अपनाया गया था? संवैधानिक रूप से तिरंगा को हम कब अपनाए हैं? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को हम संवैधानिक रूप से अपना लिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए, जो आप इसे पढ़ेंगे, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।